हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9 हिंदी चैप्टर नंबर फर्स्ट जिसका नाम है कहानी का प्लॉट। तो इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में करेंगे। और आप सभी को बता दें कि ये जो गोधोली बुक है तो इस बुक के सारे चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। सारे चैप्टर का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। आप लोग बने रहिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड दिक्कत आता है, प्रॉब्लम आता है या आपके मन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखेंगे जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा है कि कहानी लिखने योग्य प्रतिभा भी मुझ में नहीं है, जबकि यह कहानी श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। जैसा कि बता दें कि यह जो कहानी है वो शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है। और इस कहानी को लिखने के लिए लेखक कहते हैं कि लेखक के अंदर कला मर्मज्ञ होना चाहिए। देखिए उत्तर में आपको लिखना कैसे है कि लेखक शिवपूजन सहाय सर्वश्रेष्ठ लेखकों में से एक हैं, परंतु लेखक ने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुत करने में विश्वास नहीं करते हैं। लेखक कहते हैं कि कहानी लेखक को स्वभावतः कला मर्मज्ञ होना चाहिए और मैं साधारण कलाविद भी नहीं हूं, परंतु यह कहानी मार्मिकता के दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, और इस तरीके से आपको इसका आंसर करना है। अगला क्वेश्चन आएगा 2 नंबर, जिसमें कहा गया है कि लेखक ने भगजोगनी नाम ही क्यों रखा है। तो जैसा कि आप सभी इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको पता चला होगा कि यह जो कहानी है एक ग्रामीण परिवेश में होने वाली घटना को दिखाती है या होने वाली घटना को दर्शाती है। और इसलिए लेखक ने उस लड़की पात्र, जो लड़की है या कह सकते महिला जो पात्र है, उसका नाम उन्होंने क्या रखा है, भगजोगनी रखा है। तो उत्तर में लिखेंगे यह कहानी देहाती घटना को उजागर करता है, इसलिए लेखक ने भगजोगनी नाम रखना सार्थक समझा है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, जिसमें कहा गया कि मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे। देखिए मुंशी जी के बड़े भाई क्या थे, एक पुलिस दारोगा थे। उत्तर में लिख लेना है कि मुंशी जी के बड़े भाई पुलिस दारोगा थे। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, दारोगा जी की तरक्की रुकने की क्या वजह थी। तो देखिए दारोगा जी की तरक्की रुकने की वजह उनकी घोड़ी थी, क्योंकि उनकी जो घोड़ी थी वो अंग्रेज या तुर्की घोड़ों का कान काट देती, यानी इतना तेज दौड़ती थी कि वह किसी को जीतने नहीं देती थी। उत्तर में आपको लिखना है कि दारोगा जी की तरक्की रुकने की वजह उनकी तेज दौड़ने वाली तुर्की घोड़ों का कान काटने वाली घोड़ी थी, जो महज 7 रुपए की थी, जिस पर सभी अंग्रेज अफसर दांत गड़ाए रह गए। इसी घोड़ी के बदौलत उनकी तरक्की रुकी रह गई। अगला क्वेश्चन आता है 5 नंबर, जिसमें कहा गया है कि मुंशी जी अपने बड़े भाई से ऋण कैसे हुए। ऋण का मतलब उद्धार कैसे हुए, उनसे अपना ऋण कैसे चुकता किया उन्होंने। उत्तर में लिखना है कि मुंशी जी अपने भाई से ऋण एक गोरे अफसर के हाथ खासी रकम पर घोड़ी को बेचकर हुए। यानी क्या किया मुंशी जी के अपने बड़े भाई का जो घोड़ी था, यानी दारोगा जी का जो घोड़ी था वो 7 रुपए की थी और बहुत फुर्तीली थी, बहुत तेज थी। ठीक है, और दारोगा जी अपने समय में वो घोड़ी बेचे नहीं, यानी किसी को दिए नहीं, और उनकी वजह से, और यानी अपने घोड़ी की वजह से उनकी तरक्की भी रुकी रह गई। लेकिन उनके मरते ही उनके छोटे भाई यानी मुंशी जी क्या करते हैं, उनकी श्राद्ध करने के लिए, उनके कर्म क्रिया करने के लिए वो घोड़ी को बेच करके उनसे ऋण हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 6 नंबर, जिसमें कहा गया है थानेदार की कमाई और फूस का तापन दोनों बराबर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे कि लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है कि जब दारोगा जी जीवित थे तो मुंशी जी को किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक संकट नहीं आया। मुंशी जी ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे, लेकिन दारोगा जी के मरते ही सारी अमीरी घुस गई। चिलम के साथ साथ चूल्हा चक्की भी ठंडी पड़ गई, खाने के लाले पड़ गए। यह सब देखकर लोगों के साथ लेखक ने कहा कि थानेदार की कमाई और फूस का तापन दोनों बराबर है। ठीक है, अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में कहा गया है कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहता है। तो देखिए इसका उत्तर करेंगे कि लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है कि मैं एक ओर भगजोगनी की अनोखी सुघराई और दूसरी ओर उसकी दर्दनाक गरीबी को देखा तो सच कहता हूं कलेजा कांप गया।
यदि कोई भावुक कहानी लेखक या सहृदय कवि उसे देख लेता तो उसकी लेखनी से अनायास करुणा की धारा फूट निकलती, किंतु मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं है कि उसकी गरीबी का भयावह चित्र को मेरे हृदय पट से उतारकर सरोज के इस कोमल दल पर रख सके। यानी कहने का इसका मूल मतलब ये निकला कि लेखक कहते हैं कि मेरी लेखनी में इतना जोर इसलिए नहीं है कि मैं जब इस घटना को देखा, यानी जब मैं इस भगजोगनी की कहानी को देखा, यानी मुंशी जी को देखा और उनकी जो बेटी थी उनकी सुघराई के साथ गरीबी को देखा, तो मेरे लेखनी यानी मेरे जो कलम है वो इनकी गरीबी को व्याख्यान नहीं कर सकी और नहीं करने के वो दिशा में थी। लेकिन अगर कोई और भी लेखक होते तो उनके पेन से, उनके कलम से करुणा की धारा बाहर निकलती। ठीक है, ये ऐसा लेखक कहते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8 पे, जिसमें कहा गया है कि भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका। इसका उत्तर करेंगे कि भगजोगनी का सौंदर्य भयानक गरीबी के कारण नहीं खिल सका, क्योंकि वह दाने दाने को तरसती रहती थी, एक बीता कपड़े के लिए भी मुहताज थी, सिर में लगाने के लिए एक चुल्लू अलसी का तेल भी सपना हो रहा था, महीने के एक दिन भी भर पेट अन्न के लाले पड़े थे। यानी महीने के एक भी दिन उसको भर पेट अन्न नहीं मिलते थे, यानी भर पेट अन्न के लाले पड़े थे। भला हड्डियों के खंडर में सौंदर्य देवता कैसे टिके रहते। तो भगजोगनी का सौंदर्य न खिलने का वजह मुंशी जी का गरीबी है। अगला क्वेश्चन आता है 9 नंबर, जिसमें कहा गया है कि मुंशी जी गल फांसी लगाकर क्यों मरना चाहते थे। उत्तर लिखेंगे कि गरीबी की भयावह स्थिति को देखकर और भगजोगनी की दुर्दशा, अर्थात जब भगजोगनी को किसी दिन भर घर घर घूमने के बाद जब शाम को धीमी आवाज में मुंशी जी से कहती, बाबूजी भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो, तो उसकी ये दशा देखकर मुंशी जी गल फांसी लगाकर मर जाना चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें कहा गया है कि भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवजुवक पति उसका ही सौतेला बेटा है। यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों। इसका उत्तर करेंगे कि इस प्रकार की घटना समाज में दहेज प्रथा के कारण होने वाले, यहाँ पे हाने लिखा गया है, आप सुधार लेंगे, होने वाले बेमेल विवाह जैसे कुरीतियों की ओर संकेत करती है। इस कहानी में, यहाँ पे लिखेंगे, इस कहानी में यह देखा गया कि दहेज के कारण कैसे एक युवती का विवाह बेमेल होने से उसका वृद्ध पति के बाद उसका अपना ही सौतेला बेटा पति बन जाता है। इस तरह का कष्ट या दंभ नारी को जीवन भर झेलना पड़ता है, जो समाज के दहेज प्रथा जैसे कुरीतियों की ओर या कुरीति की ओर इशारा करती है। ठीक है, तो क्यों करती है, कैसे करती है, ये सारी चीजों को हमने यहाँ पे बताया। अब बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें कहा गया है कि इस कहानी का सारांश लिखिए अपने शब्दों में। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि प्रस्तुत पाठ कहानी के प्लॉट शिवपूजन सहाय द्वारा लिखी गई मार्मिक कहानियों में से एक है। इस कहानी में लेखक ने समाज में नारी का स्थान निर्धारित करने के क्रम में तिलक दहेज की निर्मम प्रथा, वृद्ध विवाह आदि की विसंगतियों का मार्मिक दस्तावेज प्रस्तुत किया है। तिलक दहेज की क्रूरता का शिकार भगजोगनी एक वृद्ध के गले बांध दी जाती है। यहाँ पे 2 बार बांध लिखा गया है, आप एक ही बार लिखें, गले बांध दी जाती है। तरुणाई प्राप्त करते करते वह विधवा हो जाती है और अपने ही बेटे का पत्नी बनने का, अपने ही जो सौतेले, यहाँ पे सौते लिखा गया है, अपने ही सौतेले बेटे का पत्नी बनने का दुर्भाग्य स्वीकार करती है। तो ये इस कहानी का सारांश रहा है कि कैसे एक गरीबी के वजह से एक जवान सुंदर सुशील लड़की का शादी एक 41-42 साल के वृद्ध से होता है
और उस वृद्ध जब उस लड़की की यानी भगजोगनी की जब तरुणाई आती है यानी उसकी जवानी आती है तो उसके जो वृद्ध पति हैं उसकी मृत्यु हो जाती है और बाद में अपने ही बेटे से यानी अपने बेटे कहने का मतलब सौतेले बेटे यानी उस वृद्ध पति के बेटे से ही उसे शादी करना पड़ता है और इसे वो जीवन भर क्या करती है, दुर्भाग्य स्वीकार करके जीवन जीती। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें कहा गया है आशय स्पष्ट करें। आपको आशय यहाँ पे स्पष्ट करना है, जिसमें कहा गया है जो दिन भर जो जीव एक दिन बटेरों का शोरबा सुड़कती थी आज वह सरा सरा कर मटर का सत्तू सरपोटने लगी। चुपड़ी चपातियां चबाने वाले दांत अब चंद चन्ने चबाकर दिन गुजारने लगे। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि यह जो प्रस्तुत पंक्ति है हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गोधूली के शिवपूजन सहाय द्वारा कहानी के प्लॉट शीर्षक से ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने मनुष्य के जीवन में आने वाले समय का उतार चढ़ाव का विवरण प्रस्तुत किया है। लेखक ने बड़े ही सहज ढंग से अमीरी से गरीबी में आने पर होने वाले बदलाव का चित्रण किया है। लेखक कहते हैं कि दरोगा जी के जमाने में मुंशी जी खूब ऐश मौज किया करते थे। एक शाम 32 बटेर और 14 चपातियां उड़ा जाते थे। क्या करते थे? उड़ा जाते थे मतलब खा जाते थे। उनके चिलम कभी भी ठंडी नहीं होने पाती थी, लेकिन दरोगा जी के मरते ही उनकी सारी अमीरी घुस गई। जो जीव इन चीजों को सुरपोटती थी अब वही जीव और दांत चंद चने चबाकर दिन गुजार रही है। तो ये आपको यहाँ पे इसका आशय स्पष्ट करना है। इसका मुख्य रूप से आशय ये रहा कि एक व्यक्ति के जीवन में, एक मनुष्य के जीवन में समय एक साथ एक जैसा नहीं रहता है। अगला क्वेश्चन आता है ख, सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी ही जहरीली होती है। उत्तर लिखेंगे इस पंक्ति का जो हमारा है हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली हिंदी के शिवपूजन सहाय द्वारा कहानी के प्लॉट शीर्षक से ली गई है। ये आपको लिखना है कि यह जो पंक्ति है कहाँ से ली गई है, हिंदी गोधूली के पाठ्य पुस्तक से ली गई है और उस कहानी का शीर्षक है कहानी का प्लॉट। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने मनुष्य के जीवन में आने वाले समय का उतार चढ़ाव का विवरण प्रस्तुत किया है। फिर बीते दिनों की याद को वर्तमान के पश्चाताप के माध्यम से सुंदर विवेचना किया है। मुंशी जी कहते हैं कि एक दिन वह था कि भाई साहब के पेशाब से चिराग जलता था और एक दिन यह भी है कि मेरी हड्डियां मुफलिसी की आंच से मोमबत्तियों की तरह घुल घुल कर चल रही है। यानी कहने का मतलब है कि एक समय में मुंशी जी दरोगा जी के बदौलत या उनकी कमाई के बदौलत ऐश आराम किया करते थे, ये यहाँ पे कहने का मतलब है। और एक समय ऐसा आ गया कि उनकी जो हड्डी है वो मोमबत्ती की भांति क्या कर रही है, गरीबी में धीरे धीरे घुल घुल कर जल रही है। बड़ा अफसोस है, देखिए यहाँ पे लिखा है बड़ा अफसोस होता है, लेकिन सच ही कहा गया है कि अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। अब आते हैं आगे के क्वेश्चन जिसमें पाठ के आसपास कहा गया है। तो देखिए ये जो पाठ के आसपास के क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखिए यहाँ पे कुछ बातें करी गई हैं। जैसे कहा गया है कि शिवपूजन सहाय के असली कथा साहित्य का जनक माना जाता है। इनकी और रेणु की आंचलिकता में क्या क्या समानता असमानता पाते हैं। शिक्षक से जानकारी प्राप्त करें, यानी अपने विद्यालय से इसके बारे में जाने, ठीक है। और भाषा में यानी सब आपको अपने ही मन से करना है और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब आता है आगे के क्वेश्चन भाषा की, जिसमें कहा गया है फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करें। इसमें देखिए कहा गया है बारूद की पुड़िया, ये आपका मुहावरा है। इसका अगर अर्थ निकाले तो इसका अर्थ होता है अत्यधिक तेज होना। इसका और भी अर्थ हो सकता है लेकिन हमने आपको यहाँ पे एक ही निकाल के दिया है, अत्यधिक तेज होना। इसका कैसे वाक्य बनाएंगे? तो वाक्य लिखेंगे कि दरोगा जी की घोड़ी, यहाँ पे की छूट गया है आप लोग लिख लेंगे, दरोगा जी की घोड़ी कमबख्त बारूद की पुड़िया थी। अगला आएगा निबुआ नून चटाना,
इसका मतलब होता है ठेंगा दिखाना, या कह सकते हैं इनकार करना, या कह सकते हैं इनकार तो करें, ठेंगा दिखाना, ठीक है, या अंगूठा दिखाना भी आप कह सकते हैं। दरोगा जी की घोड़ी पर अंग्रेज अधिकारी आग गड़ाए रह गए, लेकिन उन्होंने यानी दरोगा जी ने सबको नींबुआ नून चटा दिया। अगला इसी का आता है घी के दिए जलाना। इसका क्या लिखेंगे? खुशी मनाना। मुंशी जी अपने बड़े भाई के जीवन में खूब घी के दिए जलाए थे, यानी खुशी मनाए थे। अगला है सुबह का चिराग होना, यानी तुरंत समाप्त हो जाना। इसका क्या लिखेंगे? मुंशी जी के 4-5 लड़के हुए जो सब के सब सुबह के चिराग हो गए, यानी तुरंत चल बसे या तुरंत समाप्त हो गए। अगला लिखेंगे 5 उंगलियां घी में अच्छा समय चलना, यानी मेरे दोस्त का 5 उंगली घी में, क्योंकि उसे चारों ओर से लाभ मिल रहा है। अगला लिखेंगे कोढ़ में खाज होना। इसका मतलब होता है घोर संकट आना। वाक्य बनाएंगे कि जब मुंशी जी दरिद्रता से जूझ रहे थे तो कोढ़ में खाज की तरह उनको एक बेटी का जन्म हुआ, यानी उनको क्या हुआ? एक बेटी का जन्म हुआ। अगला है कलेजा कांपना, यानी भयभीत होना, डर जाना। का लिखेंगे कि भगजोगनी की सुगराई और मुंशी जी की गरीबी को देखकर लेखक का कलेजा कांप उठा। अगला लिखेंगे पाट जोना, यानी प्रतीक्षा करना। भगजोगनी को कहीं से कुछ खाने को मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे मिल जाए, ठीक है, भगजोगनी को कहीं से कुछ खाने को मिल जाए, इसलिए वह हर एक का बाट जोहा करती थी। अगला लिखेंगे दांत दिखाना, यानी अपना दुखड़ा सुनाना। मुंशी जी भगजोगनी की शादी के लिए अपने सभी जवारी भाइयों के पास जाकर दांत दिखाई, यानी अपना दुखड़ा सुनाई, लेकिन सभी ने विवाह के लिए इनकार कर दिया। अगला आता है छाती पर पत्थर रखना, यानी हृदय कठोर होना। लिखेंगे इसका मुंशी जी ने अपने छाती पर पत्थर रखकर भगजोगनी की शादी 41-42 के वृद्ध से, यानी यहाँ पे एक चीज छूट गया है, 41-42 साल के वृद्ध से कर दी या की। अगला लिखेंगे टन बोल जाना, यानी मर जाना। मुंशी जी भगजोगनी के शादी के कुछ दिन बाद ही टन बोल गए, यानी मर गए। टूक टूक हो जाना, यानी बहुत दुख होना। लिखेंगे जब भगजोगनी अपने मुंशी जी के लिए एकाध फका चना लेकर आती तो उनका कलेजा टूक टूक कर रह जाता। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, बुढ़ापे की लाठी और जितने मुंह उतनी बातें मुहावरे का वाक्य प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखना है बुढ़ापे की लाठी, यानी मेरा दोस्त अपने माता पिता का एकमात्र बुढ़ापे की लाठी है, यानी बुढ़ापे की लाठी कहने का मतलब एकमात्र सहारा होना। तो मेरा दोस्त इकलौता है, इसी वजह से अपने माता पिता का बुढ़ापे का क्या है? सहारा है। जितने मुंह उतनी बातें, यानी मुंशी जी की गरीबी को देख जितने मुंह उतनी बातें होती थी, यानी मुंशी जी जब गरीब हो गए थे अपने बड़े भाई के मृत्यु के बाद, तो जो लोग उन्हें देखते थे उतने तरह के लोग बातें करते थे, कहते थे कि दरोगा की कमाई फूस के तापन के जैसा है, और भी बातें किया करते थे। ठीक है, अगला हम बात करेंगे 3 नंबर, जिसमें कहा है निम्नलिखित शब्दों के विलोम रूप लिखिए, यानी आपको यहाँ पे उल्टा शब्द करना है। जैसे साधारण, तो साधारण का उल्टा क्या हो जाएगा? कीमती, बहुमूल्य। अमीरी, गरीबी, लाचारी। अमीरी का मतलब अमीर होता है और इसका उल्टा गरीबी हो जाएगा। कृत्रिम के मतलब बनावटी होता है, तो इधर क्या लिखेंगे? प्राकृतिक या अकृत्रिम या अबनावटी भी कह सकते हैं। सुंदर, तो सुंदर का उल्टा क्या बनेगा? कुरूप, बदसूरत। अगला है कर्कश, कर्कश का मतलब एकदम कड़ी आवाज, तो इसको क्या बोलेंगे? कोमल, मृदुल। संतोष का मतलब होता है अपने मन को समझा लेना, ठीक है, धैर्य रखना, इसका क्या लिखेंगे? लालची, असंतोष। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखें, यानी निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है। जैसे घोड़ा, अश्व, घोटक, चिड़िया,
पंछी परिंदा, घर महल भवन, फूल पुष्प मंजरी, तीर बाण शायक। भाषा और इमारत शब्दों के वचन बदलिए, यानी आपको यहाँ पे भाषा और इमारत दिया गया है और इसका वचन बदलना है। तो भाषा के लिए क्या बनाएंगे, भाषाएं, इमारत के लिए इमारतें। और इस तरीके से आप सारे प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे आसानी से कर पाएंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइए, और जल्द ही चैप्टर 2 आपको आएगा, इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।